डीप डाइव में आपका स्वागत है। नमस्कार। पिछली बार हमने बात की थी कि फंडामेंटल रूल्स यानी FR 22 और 23 के हिसाब से पे फिक्सेशन या वेतन निर्धारण कैसे होता है। हमने कुछ जरूरी मामलों पर नजर डाली थी। जी हाँ, और आज हम उसी चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं। देखिए, सरकारी सेवा एक लंबी यात्रा है। इस सफर में कभी-कभी अनुशासनात्मक कार्रवाई जैसी बाधाएं आती हैं, तो कभी एक साथ दोहरी जिम्मेदारियां निभाने का मौका भी मिलता है। हम्म। तो आज हम समझेंगे कि ये दोनों ही परिस्थितियां एक कर्मचारी की जेब मतलब उसके वेतन पर कैसे असर डालती हैं। और ये विषय प्रतियोगी और विभागीय परीक्षाओं की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ नियमों की बारीकियां ही सब कुछ है। बिल्कुल। तो चलिए इस पर गहराई से बात करते हैं। शुरुआत करते हैं दंड से। जब किसी सरकारी कर्मचारी पर कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई होती है, तो उसके वेतन पर इसका क्या और कैसे असर पड़ता है? देखिए, इसके लिए जो बुनियादी नियम हैं वो CCS रूल्स 1965 में दिए गए हैं। सेंट्रल सिविल सर्विसेज क्लासिफिकेशन कंट्रोल एंड अपील रूल्स। जी, ये केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अनुशासन और अपील के बुनियादी नियम हैं। इन नियमों के तहत कई तरह के दंड दिए जा सकते हैं, लेकिन 3 दंड ऐसे हैं जिनका सीधा असर वेतन निर्धारण पर होता है। कौन कौन से? पहला है वेतन वृद्धि को रोकना, मतलब स्टॉपेज ऑफ इंक्रीमेंट्स। ठीक है। दूसरा है वेतनमान में किसी निचले चरण पर ले आना, यानी रिडक्शन टू अ लोअर स्टेज ऑफ पे। और तीसरा है किसी निचले पद, ग्रेड या सेवा में ही भेज देना। रिडक्शन टू अ लोअर पोस्ट, ग्रेड और सर्विस। जी। इन सभी दंडों में मैंने दो शब्द बार बार सुने हैं, संचयी प्रभाव और गैर संचयी प्रभाव। सुनने में ये बड़े भारी भरकम लगते हैं, लेकिन इनका मतलब समझना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, ये समझना सबसे जरूरी है। इसे एक आसान एनालॉजी से समझते हैं। हाँ, बताइए। का वेतन उस स्तर पर पहुंच जाता है जहां वो बिना दंड के पहुंचता। एकदम सही। हाँ, बस उस गड्ढे में बिताए समय का कोई मुआवजा या अरियर्स नहीं मिलता। और संचयी प्रभाव फिर एक परमानेंट स्पीड ब्रेकर की तरह क्या हुआ। बात है, एकदम सही कहा। संचयी प्रभाव यानी विद क्यूमुलेटिव इफेक्ट आपके करियर की रेस में एक स्थायी स्पीड ब्रेकर लगा देता है। आप रेस से बाहर नहीं होते, हम्म, लेकिन आपकी रफ्तार हमेशा के लिए थोड़ी कम हो जाती है। मतलब एक स्थायी वित्तीय नुकसान। जी। इसका मतलब है कि दंड की अवधि को वेतन वृद्धि के लिए सेवा की जब्ती यानी फॉर फीचर ऑफ सर्विस मान लिया जाता है। ये नुकसान उसकी पूरी सेवा और यहाँ तक कि पेंशन पर भी असर डालता है। ये तो बहुत बड़ा फर्क है। चलिए, सबसे पहले और सबसे आम दंड यानी वेतन वृद्धि रोकने पर विस्तार से बात करते हैं। जरूर, ये एक लघु दंड यानी माइनर पेनल्टी है। जब भी इसका आदेश जारी होता है तो उसमें 2 बातें बिल्कुल साफ साफ लिखी होनी चाहिए। क्या क्या? पहली, दंड की अवधि क्या होगी, और दूसरी, इसका प्रभाव संचयी होगा या गैर संचयी। अगर आदेश में ये साफ नहीं है तो उसे हमेशा गैर संचयी ही माना जाएगा। मैंने सुना है कि ये दंड कभी भी पिछली तारीख से मतलब रेट्रोस्पेक्टिवली लागू नहीं हो सकता। क्या ये सच है? हाँ, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है। वेतन वृद्धि रोकने का दंड हमेशा अगली वेतन वृद्धि की देय तिथि से ही प्रभावी होता है। अच्छा। इसे तत्काल या किसी बीती हुई तारीख से लागू नहीं किया जा सकता। मान लीजिए किसी कर्मचारी का इंक्रीमेंट 1 जुलाई को लगना है और उस पर दंड का आदेश 31 जनवरी को आता है, तो दंड का असर 1 जुलाई से ही शुरू होगा, 31 जनवरी से नहीं। जो वेतन वृद्धि वो पहले ले चुका है उसे वापस नहीं लिया जा सकता। मैंने एक मामले के बारे में पढ़ा था, जहां किसी की एक वेतन वृद्धि रोकी गई थी, लेकिन सजा 3 साल की थी। ये कैसे काम करता है? क्या इसका मतलब है कि 3 साल तक कोई इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा? ये सवाल बहुत लोग पूछते हैं, और यहाँ नियमों की भाषा बहुत मायने रखती है। ये सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है। हम्म। ये किसी कर्मचारी के लिए हजारों रुपए के नुकसान या बचत का सवाल है। अगर आदेश में लिखा है कि अगली वेतन वृद्धियां 3 साल के लिए रोकना। तो इसका मतलब है कि अगले 3 सालों में मिलने वाली सभी 3 वेतन वृद्धियां रोक दी जाएंगी। एक मिनट, ये थोड़ा उलझाने वाला है। मतलब सजा तो 3 साल की है, लेकिन अगर आदेश में लिखा हो एक वेतन वृद्धि 3 साल के लिए रोकना, तो आर्थिक नुकसान सिर्फ पहले साल की वेतन वृद्धि का होगा। बिल्कुल। दूसरे और तीसरे साल में इंक्रीमेंट मिलता रहेगा। जी, इस मामले में केवल पहली देय वेतन वृद्धि ही रोकी जाएगी। दंड की अवधि भले ही 3 साल की हो, लेकिन दूसरी और तीसरी वेतन वृद्धियां उसे सामान्य रूप से मिलती रहेंगी। अच्छा, तो आदेश की भाषा पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। सबसे जरूरी है। अच्छा, एक और स्थिति। अगर किसी कर्मचारी पर एक दंड पहले से चल रहा हो
और उसी दौरान उस पर वेतन वृद्धि रोकने का एक और दंड लगा दिया जाए, तब क्या होगा? क्या दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी? नहीं, वेतन वृद्धि रोकने के दो दंड एक साथ नहीं चल सकते। दूसरा दंड पहले दंड की अवधि समाप्त होने के बाद ही लागू होगा। तो मतलब एक के बाद एक। जी, जब पहला दंड समाप्त हो जाएगा तो कर्मचारी का वेतन उस स्तर पर लाया जाएगा जहां वह होता, और फिर दूसरे दंड को उसकी अगली देय वेतन वृद्धि पर लागू किया जाएगा। और अग्रिम वेतन वृद्धि एडवांस इंक्रीमेंट्स का क्या, जो विभागीय परीक्षा पास करने पर मिलती हैं? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। नियम साफ हैं कि अग्रिम वेतन वृद्धि का सामान्य वार्षिक वेतन वृद्धि रोकने के दंड से कोई लेना देना नहीं है। तो उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा? कोई असर नहीं। दंड सिर्फ और सिर्फ वार्षिक वेतन वृद्धि पर ही लागू होता है। इसलिए चाहे अग्रिम वेतन वृद्धि दंड के आदेश से पहले मिलनी हो या आदेश के बाद, या फिर दंड की अवधि के दौरान, उसे सामान्य रूप से दिया जाएगा। तो वेतन वृद्धि रोकना एक तरह की चेतावनी है, लेकिन अगर गलती ज्यादा गंभीर हो और विभाग वेतन को ही कम करने का फैसला ले, तब क्या होता है? तब हम दूसरे दंड पर आते हैं। वेतनमान में निचले चरण में पदावनति। जी, रिडक्शन टू अ लोअर स्टेज। वेतन वृद्धि रोकने के दंड के विपरीत ये दंड तत्काल प्रभाव से भी लागू हो सकता है। इसके आदेश में कई बातें स्पष्ट होनी चाहिए। वेतन को किस निश्चित चरण पर कम किया गया है, दंड की अवधि क्या है, और क्या इस अवधि के दौरान कर्मचारी को सामान्य वेतन वृद्धि मिलेगी या नहीं। इसमें भी एक बारीक अंतर है। मान लीजिए आदेश कहता है कि वेतन को एक निश्चित राशि के चरण पर, जैसे 50,500 रुपए के चरण पर कम किया गया है, हम्म, और दूसरा आदेश कहता है कि वेतन 3 चरणों तक कम किया गया है। इन दोनों में क्या फर्क होगा? फर्क बहुत बड़ा है। अगर आदेश में एक निश्चित राशि का चरण बताया गया है तो दंड की पूरी अवधि के लिए वेतन उसी राशि पर स्थिर रहेगा। मतलब कोई इंक्रीमेंट नहीं? कोई वार्षिक वेतन वृद्धि नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आदेश में कहा गया है कि वेतन 3 चरणों तक कम किया गया है तो कर्मचारी को वार्षिक वेतन वृद्धि तो मिलती रहेगी, लेकिन उसका वेतन हमेशा सामान्य से 3 चरण कम ही रहेगा। तो अगर किसी कर्मचारी का वेतन 3 साल के लिए एक निचले स्टेज पर कम किया गया और आदेश में साफ लिखा है कि इसका असर पेंशन पर नहीं पड़ेगा, तो ये एक छोटी सजा यानी माइनर पेनल्टी मानी जाएगी। बिल्कुल, ये दंड लघु और मुख्य दोनों श्रेणियों में आ सकता है। ये एक लघु दंड तब माना जाता है जब 3 शर्तें पूरी होती हैं। पहला, दंड की अवधि 3 वर्ष से अधिक ना हो। ठीक है। दूसरा, ये गैर संचयी प्रभाव वाला हो। और तीसरा, इससे कर्मचारी की पेंशन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े। लेकिन सोचिए, अगर उसी आदेश में अवधि 4 साल कर दी जाए, तो बस 1 साल के अंतर से ये एक मुख्य दंड यानी मेजर पेनल्टी बन जाता है। एकदम सही। और उसके परिणाम कहीं ज्यादा गंभीर होते हैं। यदि दंड की अवधि 3 वर्ष से अधिक है या वो संचयी प्रभाव वाला है तो ये एक मुख्य दंड माना जाएगा। अब आते हैं सबसे गंभीर दंड पर, निचले पद, ग्रेड या सेवा में पदावनति, जिसे आमतौर पर रैंक में कमी या रिडक्शन इन रैंक कहा जाता है। जी, ये एक बहुत गंभीर और मुख्य दंड है। इसका आदेश दो तरह से दिया जा सकता है। एक तो एक अनिश्चित अवधि के लिए और दूसरा एक निर्दिष्ट अवधि के लिए। इन दोनों में प्रक्रिया के लिहाज से क्या फर्क है? अगर किसी को अनिश्चित अवधि के लिए निचले पद पर भेज दिया गया, तो क्या वो कभी वापस अपने मूल पद पर नहीं आ पाएगा? देखिए, इस मामले में कर्मचारी की उच्च पद पर बहाली अपने आप नहीं होती। उसे अपनी योग्यता और काम के आधार पर सामान्य प्रक्रिया के तहत दूसरे उम्मीदवारों से मुकाबला करके दोबारा पदोन्नति पानी होती है। मतलब उसकी पुरानी वरिष्ठता, सीनियरिटी खत्म? पूरी तरह से समाप्त हो जाती है। एक निर्दिष्ट अवधि के लिए दिया जाता है तो आदेश में अवधि के साथ साथ ये भी स्पष्ट होना चाहिए कि दंड का प्रभाव संचयी होगा या गैर संचयी। और सीनियरिटी का? वो भी। अगर आदेश में वरिष्ठता के बारे में कुछ नहीं लिखा है और दंड गैर संचयी प्रभाव वाला है तो कर्मचारी को दंड अवधि समाप्त होने पर अपनी मूल वरिष्ठता वापस मिल जाती है। लेकिन अगर दंड संचयी प्रभाव वाला है तो उसे मूल वरिष्ठता वापस नहीं मिलती। एक आखिरी सवाल इस पर। हम्म। मान लीजिए एक पदावनति का दंड चल रहा है और दूसरा भी लगा दिया गया, क्या ये एक साथ चल सकते हैं? हाँ, पदावनति के दो दंड एक साथ मतलब कंकरेंटली चल सकते हैं, खासकर यदि दूसरा दंड पहले की तुलना में ज्यादा गंभीर हो। जैसे पहला दंड निचले चरण में पदावनति का है और दूसरा निचले पद पर पदावनति का है, तो दूसरा ज्यादा गंभीर दंड तुरंत लागू हो जाएगा। चलिए, तो ये तो हुई दंड की बातें। अब चर्चा का रुख दूसरी तरफ मोड़ते हैं। अक्सर सुनने में आता है कि किसी अधिकारी को
एक्स्ट्रा चार्ज दिया गया है, जी, लेकिन मैंने फुल चार्ज और करंट चार्ज जैसे शब्द भी सुने हैं। क्या इनमें कोई फर्क है और क्या दोनों में एक्स्ट्रा पैसा मिलता है? ये एक बहुत ही व्यवहारिक सवाल है। नियुक्तियों का संयोजन या कॉम्बिनेशन ऑफ अपॉइंटमेंट्स सरकारी दफ्तरों में एक आम बात है। हम्म। और हाँ, फुल चार्ज और करंट चार्ज में बहुत बड़ा अंतर है और पैसा सिर्फ एक ही स्थिति में मिलता है। तो पहली स्थिति लेते हैं। मान लीजिए किसी कर्मचारी को अपने ही ऑफिस में एक ऐसे पद का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है जो उसके पद से ऊंचा है और उसी की प्रमोशन लाइन में आता है। जैसे एक सेक्शन ऑफिसर को अंडर सेक्रेटरी का चार्ज दे दिया गया। जी। इस स्थिति में नियम बहुत स्पष्ट हैं। कर्मचारी का वेतन मौलिक नियम 22 के तहत ऐसे निर्धारित किया जाएगा मानो उसे उस उच्च पद पर पदोन्नत कर दिया गया हो। तो उसे कोई अतिरिक्त पारिश्रमिक नहीं मिलेगा? नहीं, उसे बस उस उच्च पद का वेतन मिलेगा, कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं। और अगर अतिरिक्त पद उसी के बराबर के वेतनमान का हो और उसी ऑफिसर कैडर में हो? यदि अतिरिक्त पद समान वेतनमान का है तो कोई अतिरिक्त वेतन देय नहीं होगा। लेकिन अगर उस पद के साथ कोई स्पेशल अलाउंस जुड़ा हो तो? हाँ, ये एक अच्छी बात है। अगर उस अतिरिक्त पद के साथ कोई विशेष भत्ता जुड़ा हुआ है और कर्मचारी उन विशेष कर्तव्यों को भी निभा रहा है, तो वो भत्ता उसे मिल सकता है। ठीक है। अब आते हैं सबसे दिलचस्प स्थिति पर। अगर अतिरिक्त पद किसी दूसरे कैडर का हो या किसी दूसरे ऑफिस में हो, तब वेतन कैसे तय होगा? ये स्थिति थोड़ी अलग और जटिल है। अगर अतिरिक्त पद अलग कैडर या अलग कार्यालय में है, तो कर्मचारी को दोनों में से जो भी पद ऊंचा होगा, उसका वेतन मिलेगा। और साथ ही दूसरे पद के अनुमानित वेतन का 10% अतिरिक्त पारिश्रमिक के रूप में मिलेगा। एक मिनट, ये अनुमानित वेतन या प्रिजम्पटिव पे क्या होता है? अनुमानित वेतन का मतलब है कि अगर वो कर्मचारी उस दूसरे पद पर नियमित रूप से नियुक्त होता, तो उसे कितना वेतन मिलता। तो उसे अपने उच्च पद के वेतन के साथ साथ उस काल्पनिक वेतन का 10% और मिलेगा। क्या ये अतिरिक्त 10% हमेशा मिलता है, चाहे चार्ज कितने भी दिन का हो? नहीं, इसके लिए समय सीमा तय है। ये लाभ तभी मिलता है जब अतिरिक्त कार्यभार 39 दिनों से ज्यादा और सामान्यतः 90 दिनों तक के लिए हो। और यहीं पर फुल चार्ज और करंट चार्ज का अंतर सामने आता है ना? बिल्कुल, ये 10% का अतिरिक्त पारिश्रमिक सिर्फ और सिर्फ तभी मिलता है जब कर्मचारी को अतिरिक्त पद का पूर्ण प्रभार यानी फुल चार्ज दिया गया हो। पूर्ण प्रभार का मतलब वो उस पद से जुड़ी सभी वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियों का इस्तेमाल कर सकता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई नियमित अधिकारी करता। और चालू कार्यभार या करंट चार्ज? उसमें उसे सिर्फ रूटीन के काम निपटाने की अनुमति होती है, कोई बड़े नीतिगत या वित्तीय फैसले लेने की नहीं। और चालू कार्यभार के लिए कोई भी अतिरिक्त पारिश्रमिक देय नहीं है। अच्छा, तो सारा खेल फुल चार्ज का है। हाँ, अगर सिर्फ रूटीन काम है तो कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं। बिल्कुल सही। तो आज हमने वेतन निर्धारण के कुछ बहुत ही जटिल लेकिन महत्वपूर्ण पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की। एक तरफ हमने देखा कि दंड जैसे कि वेतन वृद्धि रोकना, निचले चरण में पदावनति और रैंक में कमी किसी कर्मचारी के वेतन को कैसे प्रभावित करते हैं। और दूसरी तरफ हमने ये भी समझा कि जब किसी कर्मचारी को अतिरिक्त जिम्मेदारी मिलती है, तो उसका वेतन कैसे तय होता है और कब उसे अतिरिक्त पारिश्रमिक मिलता है और कब नहीं। हमने फुल चार्ज और करंट चार्ज के बीच के अहम फर्क को भी जाना। हमें उम्मीद है कि ये विस्तृत चर्चा आपकी परीक्षा की तैयारी में सहायक होगी। जी, ये ऐसे विषय हैं जिनमें अक्सर छोटी-छोटी बातों पर ध्यान न देने से गलती हो जाती है। और नियमों की सही समझ बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और अगर आप इन नियमों से जुड़ा कोई विशेष केस या कोई खास नियम समझना चाहते हैं, तो हमें कमेंट्स में बताइए। हो सकता है हमारी अगली चर्चा आपके सवाल पर ही हो। यदि आपको हमारी ये चर्चा उपयोगी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और भविष्य में ऐसी ही ज्ञानवर्धक चर्चाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धैर्यपूर्वक सुनने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।